नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष विषय हमारा पाठ्यक्रम से परिभाषा। इसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे हमारी जो इकाई चल रही भाषा का भाषाई विकास, उसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे श्रवण सीखने की प्रक्रिया के गुण। मतलब कि एक व्यक्ति के लिए, अगर बाल विद्यार्थी की हम लोग बात करते हैं तो उसको सर्वप्रथम सुनने के कौशल का विकास करना होता है। श्रवण वही है, सुनना, और इससे संबंधित जो गुण हैं वो कौन कौन से होते हैं, किन किन गुणों का विकास विद्यार्थी के अंतर्गत होना चाहिए, आइए उन गुणों की चर्चा हम लोग करते हैं। पहला है वक्ता के कथन। वक्ता के कथन के उद्देश्य की पहचान करना। वक्ता का जो कथन, कहा गया कथन है, उसका क्या उद्देश्य है, उसकी पहचान करना सुनने वाले के लिए, श्रवण सीखने वाले के लिए बहुत ही आवश्यक माना गया है। दूसरा है वक्ता के साथ सहानुभूति रखना। जो कहने वाला है उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुनना और उसकी बात को समझते हुए, क्योंकि उद्देश्य की अगर हम पहचान कर लेंगे तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उस वक्ता का साथ देना। क्योंकि जब तक हम सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, चिल्ला चौट करेंगे, शोर करेंगे, या फिर उसे अपनी बात कहने का सही अवसर नहीं प्रदान करेंगे, तब तक जो विषय वस्तु है वो हमारे समझ में नहीं आएगी। इसीलिए सहानुभूति रखना आवश्यक है। तीसरा है क्या कहा जा रहा है, पूर्व धारणा करना। मतलब कि वक्ता जो अपनी बात कह रहा है उस बात का संबंध हमारे कोई पूर्व धारणा या क्योंकि हम लोग कभी भी किसी भी, अगर मान लो सेमिनार में जाते हैं तो वहाँ पर हमें ज्ञात होता है कि इस विषय पर बातचीत होगी, जो भी है सारी वार्तालापें होती है, तो उस पर विषय का ध्यान होता है। तो विषय का ध्यान होने पर हम लोग पूर्व धारणा बना लेते हैं कि हमारे समक्ष इस प्रकार की सूचनाएं हमें प्राप्त होने वाली है, तो पूर्व धारणा करना। चौथा है मुख्य विचारों के लिए श्रवण। मुख्य विचारों के लिए श्रवण, क्योंकि कहने वाला है अपनी बात को समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के उदाहरण, घटनाक्रम को बताता है। तो जो सुनने वाला है, क्योंकि हमें हमारी विषय वस्तु को समझना है, तो उन घटनाओं, वर्णनों को सहारा लेते हुए हम लोग हमारी विषय वस्तु तक पहुँचेंगे, यानी कि मुख्य जो बात है, जो विचार है, उसको ग्रहण करना चाहिए। फिर है सविस्तार विवरण के लिए श्रवण। सविस्तार विवरण के लिए श्रवण, मतलब कि वक्ता के द्वारा जो बात कही जा रही है या विचार व्यक्त किए जा रहे हैं, उन विचारों के आधार पर हम अपनी विषय वस्तु या हमें क्या समझना है उसको सविस्तार समझ सके, इस प्रकार का श्रवण होना चाहिए। फिर है अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना। अनुमान एवं निष्कर्ष निकालना। श्रोता को ये भी ध्यान रखना है कि जो विषय वस्तु बताई जा रही है, संबंधित जो चर्चा की जा रही है, उसके बारे में अनुमान लगाना है कि ये इस आधार पर बात कही जा रही है, और फिर उसी पर आधारित निष्कर्ष भी निकालना होगा, जिससे कि जो ज्ञान, विषय वस्तु का ज्ञान जो हमें प्राप्त हो रहा है, हम उसका उचित उपयोग कर सकें। फिर है मौखिक निर्देशों का श्रवण। मौखिक निर्देशों का श्रवण, हम जब वक्ता की बात को सुन रहे हैं, जब वक्ता अपने विषय को रख रहा है तो हम उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे, सब कुछ है, तो उसके द्वारा जो मौखिक निर्देश दिए जा रहे हैं उसकी भी पालना करना बहुत ही आवश्यक है। यदि उन निर्देशों को न मानते हुए केवल हम विषय वस्तु की ओर आकर्षित होंगे तो हमारा क्योंकि जो वक्ता है, कहने वाला है, उन निर्देशों के माध्यम से भी उस श्रवण को रुचिकर या प्रभावी बनाने का प्रयास करेगा, तो श्रवण के निर्देशों को भी ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। फिर है विस्तार के क्रम को याद रखना। विस्तार के क्रम को
याद रखना, विस्तार के क्रम को याद रखना, मतलब कि जो विषय वस्तु बताई जा रही है उसको बाद में अगर प्रस्तुतिकरण किया जाए तो किस क्रम से किया जाना चाहिए, तो उस क्रम को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। फिर है पंक्तियों के मध्य श्रवण, पंक्तियों के मध्य श्रवण, पंक्तियों के मध्य श्रवण मतलब कि कोई भी बात को सुनने के लिए पंक्तिबद्ध, मतलब एक जो वहाँ पर व्यवस्था की गई है, किस व्यवस्था से बैठाया जा रहा है, उस व्यवस्था को ध्यान में रखकर और फिर हमारी बात, क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग होंगे जो ध्यान भटकाने वाले भी होंगे, लेकिन हमें उन पंक्ति के मध्य बैठकर भी विषय वस्तु का श्रवण करना चाहिए। फिर है अगला है कथित सामग्री का मानसिक रूप से सारांश, कथित सामग्री का मानसिक रूप, कथित सामग्री का मानसिक रूप से सारांश निकालना। जो कही गई सामग्री है उसको अब बिल्कुल मन स्थिति लगाते हुए उसका सारांश पता करना, उसमें मूल भाव क्या दे रखा है उसको ज्ञात करना एक श्रवण सीखने की प्रक्रिया के गुण माना गया है। फिर है वक्ता के साक्ष्यों का मूल्यांकन, वक्ता के साक्ष्यों का मूल्यांकन, वक्ता के साक्ष्यों का मूल्यांकन इसलिए आवश्यक है क्योंकि उनके द्वारा जो विषय वस्तु प्रस्तुत की जा रही है, जो सामग्री प्रस्तुत की जा रही है, उसको ग्रहण करने का हमारा जो उद्देश्य है, यदि हम उसे पूरा करना चाहते हैं तो संबंधित साक्ष्यों के आधार पर हमें मूल्यांकन करना बहुत ही आवश्यक है, वरना कुछ चीज़ हमें गलत सिखाई जा रही होगी तो उसको हम गलत ही ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए फिर है कल्पना के तथ्यों में, कल्पना के तथ्यों में अंतर प्रकट करना, जो विषय वस्तु बताई जा रही है और हमारे द्वारा जिस प्रकार की कल्पना या अनुमान लगाया गया है उनके बीच अंतर स्पष्ट करना इस श्रवण के माध्यम, श्रवण का गुण माना गया है। मतलब कि क्योंकि अगर हमने किसी विषय वस्तु को जाना है, उसके बारे में पूर्ण अनुभव रखा है, तो जो कही जा रही बात है उससे हम उसका संबंध जोड़ते हुए उसमें अंतर बता सकते हैं। अगला है समीक्षात्मक, रचनात्मक, समीक्षात्मक, रचनात्मक, समीक्षात्मक, रचनात्मक एवं प्रशंसात्मक, प्रशंसात्मक श्रवण, मतलब कि जो श्रवण किया जा रहा है, सुना जा रहा है, उसके अंतर्गत समीक्षा होनी चाहिए, रचना का भाव होना चाहिए और उचित समय पर उसकी प्रशंसा मतलब कि उससे संबंधित प्रशंसा अगर की विषय वस्तु की संबंधित वो प्रशंसा हो सकती है तो उसकी प्रशंसा से युक्त श्रवण किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि सभी प्रकार से उसके हर पक्ष से उस श्रवण को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और समझना चाहिए। ठीक है। अब अगला है वांछनीय एवं असार्थक, अवांछनीय एवं असार्थक, अवांछनीय एवं असार्थक सामग्री से वांछित एवं सार्थक, वांछित एवं सार्थक सामग्री पृथक करना। वही जो अवांछनीय मतलब जिसकी इच्छा नहीं हो या फिर जिसकी अपेक्षा नहीं की जाए, जो असार्थक मतलब जो सार्थक नहीं, किसी अर्थ को लिए हुए नहीं है, उसको जो श्रवण सामग्री है उसके अंतर्गत से ऐसी जो सामग्रियों को हटा देना जो असार्थक है या अवांछनीय, उसको हटाते हुए वांछनीय और सार्थक सामग्री को निकालना है। क्योंकि जो विषय वस्तु है उसको बताते हुए मैं बता रही हूँ कि किसी भी घटनाक्रम को कोई बता रहा है, कोई अपने अनुभव को बता रहा है, तो जहाँ पर हमें जिस चीज़ की जरूरत है, हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हम जिस उद्देश्य के लिए इस श्रवण को कर रहे हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें जो
सार्थक और वांछनीय चीज लगे उसी को ग्रहण करना है, बाकी सारी चीजों को पृथक कर देना है। फिर है अतीत के अनुभवों के संदर्भ में श्रवण। अतीत के अनुभवों के संदर्भ में श्रवण। अतीत के अनुभव, जो पुराने अनुभव है उनके आधार पर या उनके संदर्भ में श्रवण को अपनाना चाहिए। फिर है श्रवण के उपरांत उसकी व्याख्या एवं आत्मीकरण करना। श्रवण के उपरांत उसकी व्याख्या और आत्मीकरण करना मतलब कि श्रवण हो जाने के बाद उसकी व्याख्या करना कि जो विषय वस्तु है वो कहाँ तक सार्थक है, किस प्रकार की है और समझा गया है तो किस प्रकार का। भाई सुनने के बाद कुछ ना कुछ तो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, तो उसकी व्याख्या करना और उसको आत्मीकरण करना मतलब कि अपने आप में समझना, उसको अपने अंदर उसको व्यवस्थित करना। ठीक है, तो इस प्रकार से जो श्रवण सीखने की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत निम्नलिखित गुणों को अपनाते हुए श्रवण किया जाना चाहिए। अगर इन गुणों को नहीं अपनाया जाएगा तो जो किया गया श्रवण है वो कहीं पर भी उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो निम्नलिखित बात बताई गई है कि श्रवण की प्रक्रिया के अंतर्गत इन गुणों को अपनाते हुए ही हम अपने उद्देश्यों की, जिसके लिए श्रवण किया जा रहा है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हम लोग कर सकते हैं। अब लिखिए अपनी गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य में जो टॉपिक आज हम लोगों ने पढ़ा है, श्रवण सीखने की प्रक्रिया के गुणों का वर्णन करें। ठीक है, इन गुणों का वर्णन आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अनिवार्य रूप से करना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकले। बाहर निकलते 3 बातों को विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।